हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं लेकर आई हूँ पॉलिटी के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनसे ये आइडिया मिल जाता है कि आने वाले फ्यूचर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, चाहे 2024 का हो, उससे पहले का हो, उससे पहले का हो। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखा गया, या तो मिलान करने के लिए आ जाता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 4 कैटेगरी दी गई होती है कि कौन सा राइट है, जैसे ये दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा कर्तव्य नहीं है, या फिर ऐसे आ जाता है कि इस तरीके से मिलान कीजिए कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहले मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य 1976 में ऐड किए गए। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1976 में। और पार्ट 4A जोड़ा गया था और इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था। आर्टिकल है 51A। किसके रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर यह ऐड किया गया था। ठीक है। अब जब ऐड किए गए थे तो केवल 10 कर्तव्य ऐड किए गए थे, लेकिन अभी 11 हैं। तो ये जो 11वां ऐड किया गया था ये 2002 में 86th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। 11वां कर्तव्य, ये ध्यान रखना है। तो टोटल अभी कितने? 11 कर्तव्य। अब इनको कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले इनको डिफाइन कैसे किया गया है? ABCDEFGHIJK, ये टोटल 11 कर्तव्य हैं। इनको ABCD के माध्यम से डिफाइन किया गया है। अब इसको याद रखने के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको याद रखना है। जैसे ए का मतलब होता है एबाइड करना, या फिर ए को याद रखना है एंथम से। अगर ए से आपने ये 2 वर्ड याद रखे तो अगर आप वहां पर आ गया पहला कर्तव्य तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? एबाइड का मतलब पालन करना, और एंथम, एंथम का मतलब कि जो हमारा नेशनल एंथम है, तो नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग उनको एबाइड करना। इसके अलावा किसको एबाइड करना? कॉन्स्टिट्यूशन और उसके इंस्टीट्यूशन, यानी कि संविधान की और संविधान के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, उनको क्या करना है? पालन करना है। और नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग दोनों को क्या करना है? पालन करना है। तो यहाँ पर क्या है? पालन करना। दूसरा क्या है? बी को याद रखना है बापू जी के आइडियाज, या फिर याद रखना है भगत जी के आइडियाज। दोनों में से जो आपको ठीक लगे याद करने के लिए वो कीवर्ड रिलेट। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया गया? यहाँ पर ये दिया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन को, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जितने भी लोगों के आइडियाज थे, उन आइडियाज को अपने हृदय में संजोए रखना। तो ये सेकंड है। थर्ड क्या दे रखा है? सी, कंट्री की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और इक्वलिटी। तो क्या है? कंट्री, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कंट्री की इक्वलिटी, सॉवरेनिटी और इक्वलिटी। इसका मतलब क्या है? कि कंट्री की इंटीग्रिटी, सबसे पहले अखंडता, और यहाँ पर प्रभुता, और यहाँ पर समानता, इक्वलिटी। तो ये सी, कंट्री की, ऐसे ध्यान रखना है। ए से अबाइड, पालन करना, नेशनल एंथम इनका भी पालन करना, कॉन्स्टिट्यूशन का भी पालन करना, और उसकी जितनी भी संस्थाएं उनका पालन करना। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी आइडियाज हैं उनको क्या करना? अपने दिल में संजोए रखना। सी, कंट्री की इंटीग्रिटी और कंट्री की सॉवरेनिटी, प्रभुता और कंट्री की इक्वलिटी, इनको अक्षुण्ण बनाए रखना। अब डी का मतलब क्या हुआ? डिफेंड, देश की रक्षा करना। डिफेंड से याद करना, देश की रक्षा करना। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। अगर बुलाया जाता है, कभी ऐसा मौका आता है कि देश की सेवा के लिए बुलाया जाता है, तो उसके लिए खड़े रहना। ई को ध्यान रखना है, इक्वलिटी और भाईचारे से, भ्रातृत्व की भावना अगर है तो ये क्या दिया गया? ये दिया गया है ई। एफ को याद रखना है फोर्ट से। फोर्ट का मतलब क्या होता है? किले। तो किले से रिलेट करना है संस्कृति याद करने के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया है? कि हमारी जो सामासिक संस्कृति है उसको बढ़ाना। फिर जी दिया गया है। जी का मतलब क्या होता है? ग्रीन।
तो ग्रीन से वर्ड रिलेट करेंगे, फॉरेस्ट, वन्य जीव, इन सब का ध्यान रखना। एच को यहाँ पर ध्यान रखना है, एच एंड एस दोनों चीजें। एच का मतलब क्या है, ह्यूमनिज्म, मानववाद, और एस का मतलब है साइंटिफिक नेचर, जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको बढ़ाना, और हमेशा ज्ञान मतलब लेते रहना, हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहना। आई, इंडिया की प्रॉपर्टी याद रखना है इससे, इंडिया की प्रॉपर्टी मतलब भारत की जो भी प्रॉपर्टी है उसको सेफ गार्ड करना। जे, ये ध्यान रखना है, जे, और यहाँ पे याद करने के लिए जे और जी दोनों की साउंड सेम है, तो जी से याद करना जीनियस। अब जीनियस से क्या याद हो जाएगा, जीनियस से याद हो जाएगा उत्कर्षता की ओर बढ़े। के से याद रखना है किड, कौन से किड, 6 से 14 साल के बच्चे। ये लास्ट है जो आपको बताया मैंने, 2002 में ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट के थ्रू, और यहाँ पर पेरेंट्स को ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल के हैं उनकी अनिवार्य शिक्षा उनको दिलवाए। तो यहाँ पर दोबारा से एक बार देख लेते हैं, नेशनल एंथम, ए अवॉइड करना, और एंथम, तो यहाँ पर ध्यान रखना है किसका पालन करना, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके इंस्टीट्यूशन का पालन करना, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग का पालन करना। यहाँ पर बापूजी के आइडिया से जो भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आइडियाज हैं उनको या मतलब दिल में संजोए रखना। सी का मतलब क्या होगा, कंट्री की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और इक्वलिटी। डिफेंड याद रखना है आपको, क्या डिफेंड करना देश को, कब अगर कभी भी ऐसा मौका आता है कि हमें बुलाया जाता है तो हमें तैयार रहना उसके लिए, राष्ट्र सेवा के लिए। ई, इक्वलिटी मतलब भाईचारे की भावना। एफ, फोर्ट, किले, ये ध्यान रखना, किले और संस्कृति को रिलेट कर लेना। जी, ग्रीन, फॉरेस्ट याद रखना ग्रीन से। एच, क्या, ह्यूमनिज्म मतलब मानववाद, और क्या याद रखना, साइंटिफिक टेम्पर, और हमेशा ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करते रहना। उसके बाद क्या है, आई, इंडिया की प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना। जे और जी दोनों की साउंड सेम है, जीनियस, उत्कर्ष की ओर बढ़े। के, किड से याद रखना। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, आम चुनाव में मतदान करना, तो यहाँ पर ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, अभी आपको बताया ना, एच और एस ये दोनों एक साथ याद रखना, ह्यूमनिज्म, मानववाद और साइंटिफिक टेम्पर। तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये मौलिक कर्तव्य है, कौन सा है, ये एच है। सार्वजनिक संपत्ति इंडिया की प्रॉपर्टी, कौन सा है, ये आई है। संविधान का पालन करना, आपको पहला ही बताया, एबाइड, और उसके विचारों का सम्मान करना, कॉन्स्टिट्यूशन और उसके इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आम चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे कीवर्ड्स की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या क्या दिया गया है, समिति के बारे में दिया गया है, नियुक्ति का वर्ष दिया गया है। समिति इससे पहले भी आपको रिवाइज भी कराई थी और देखी भी थी, एक बार और देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, डी.पी.के. थुगन समिति। तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति सही है, अशोक मेहता ये भी करेक्ट है, एल.एम. सिंघवी 86 ये भी सही है, सारे ही सही दिए गए हैं। 1988 डी.पी.के. थुगन समिति, तो ये सारे ही सही दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। इसी तरीके से लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करना था लेकिन उसके ऑप्शन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन किया गया है, CBC। आर्टिकल 268, आर्टिकल 280, आर्टिकल 276, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो संविधान के किस अनुच्छेद में, तो ये जो CBC है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसका किसी भी आर्टिकल में कोई भी वर्णन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यही करेक्ट है, क्योंकि किसी भी आर्टिकल में इसका वर्णन नहीं किया गया है। तो ये CBC अब क्या है, ये गैर संवैधानिक संस्था, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं किया गया है, मौलिक कर्तव्य, राज, भारत के महान्यायवादी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो पहला क्या है, भाग कौन सा, यहाँ पर भाग दिए गए, भाग में से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A सही मिलान किया गया है, राज पार्ट 6 सही मिलान किया गया है, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी किस में आएंगे, केंद्र वाले में आएंगे। तो केंद्र का जो दिया गया है वो कहाँ पर दिया गया है, 5, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था,
भारत के महान्यायवादी, क्योंकि ये 5 में आएंगे, पार्ट 5 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मूल भी है, अपीलीय भी है, सलाहकारी भी है। तो ये तीनों बातें कहाँ दी गई हैं? लास्ट में, यानी कि डी में। तो ये मूल अधिकार भी है, इसका अपीलीय भी है, अपील भी की जा सकती है। सलाह किसको देते हैं? राष्ट्रपति को सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल, अपीलीय और सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना होता है। उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक मामलों की सुनवाई न्यूनतम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में शामिल है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे। पहला स्टेटमेंट, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक मामलों में न्यूनतम 5 न्यायाधीश होना चाहिए। आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जो बेंच बनेगी उसमें कितने होने चाहिए? मिनिमम 5 जजेस तो होने ही चाहिए। और प्रेस की स्वतंत्रता में भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। जाकिर हुसैन नहीं थे। कौन थे पहले उपराष्ट्रपति? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा था? नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही है जो कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के लिए जिम्मेदार है? राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए। स्थानीय सरकार कौन सी होगी? स्थानीय स्वशासन, पंचायत। तो यहाँ पर कौन होगा? मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल नहीं, राज्य वित्त आयोग करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय प्रणाली? त्रिस्तरीय का मतलब क्या हो गया? पंचायत। पार्ट पूछा जा रहा है, कौन सा पार्ट है? 9 की गई है। अब यहाँ पर पार्ट दे कौन कौन से दिए? पार्ट 9, यानी कि पहला ही राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? 9 में ही दिया गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो एक होता है संवैधानिक निकाय और एक होता है वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय वो निकाय होता है जो किसी विधान के थ्रू, किसी कानून के थ्रू बनाया जाता है, वो चाहे कानून संसद का हो या फिर हो विधानमंडल का। अगर विधानमंडल या संसद के कानून के तहत कोई भी बॉडी बनाई जाएगी, कोई भी निकाय बनाया जाएगा, तो कौन सा कहलाएगा? वैधानिक निकाय कहलाएगा। और अगर संसद से रिलेटेड किसी आर्टिकल के माध्यम से कोई निकाय बनाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? संवैधानिक निकाय कहलाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग, इसके बारे में संविधान में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 315। राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी इसी आर्टिकल में दिया गया है। वित्त आयोग, ये भी संविधान में है। जिसका जिक्र संविधान में है वो क्या है? वो संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग के बारे में संविधान में नहीं है, लेकिन अब योजना आयोग का नाम क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग को रिप्लेस, योजना आयोग को रिप्लेस किसने कर दिया है? नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट है ये, डी होगा ये। प्रणाली प्रतिनिधित्व तंत्र एक के रूप में अनुपातिक चुनाव सुनिश्चित करता है। बहुमत का शासन, सरकार की स्थिरता, आम राजनीतिक सोच या फिर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। प्रणाली प्रतिनिधित्व तंत्र के रूप में एक आनुपातिक चुनाव सुनिश्चित क्या करता है? बहुमत का शासन नहीं, सरकार की स्थिरता नहीं, आम राजनीतिक सोच नहीं, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व क्या करता है? प्रणाली प्रतिनिधित्व तंत्र के रूप में एक अनुपातिक चुनाव सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत समिति के सदस्य, आपने देखा होगा कि पंचायत के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। पंचायत के बारे में क्या याद रखना है? समिति को तो याद रखना ही है, अभी भी देखी थी। और ये भी याद रखना है पार्ट कौन सा है? 9। अगर यहाँ पर आता है
शेड्यूल अनुसूची के बारे में, तो अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 11। पंचायत समिति के सदस्य विकास अधिकारी ब्लॉक द्वारा गमित या नामित, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज के लिए किस समिति के अध्यक्ष थे? मतलब पूछा क्या जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ था, ये जो पंचायती राज आया था, उस जो समिति बनी थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. पनिकर, महात्मा गांधी, एच.एन. कुंजरू, नहीं, बलवंत राय मेहता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 61 में, 51 में, 1861 में, 1851 में, 1871 में या फिर 1881 में? पहला आंसर राइट हो जाएगा 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं किया गया है? क्या आ गए हैं? सही मिलान नहीं किया गया है। आर्टिकल्स आ गए। आर्टिकल में क्या गया? 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण। ये करेक्ट है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 39 में ए में दिया गया है। 40 ये इंपॉर्टेंट है, पंचायत इंपॉर्टेंट है, ठीक वैसे ही 40 आर्टिकल ग्राम पंचायतों से संगठन के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, यानी कि दोनों का काम आधा आधा होना चाहिए। इसको ऐसे याद रख सकते हो, दोनों का काम क्या होना चाहिए? 50-50 होना चाहिए। तो यहाँ पर 50 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण से रिलेटेड है। पूछा क्या जा रहा है? सही मिलान नहीं किया गया है, तो राइट आंसर इज द डी। जो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद के अधीन किया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय, इससे पहले भी बताया, ये आंग्ल भारतीय समुदाय के जो प्रतिनिधित्व था, जो मनोनीत किए जाते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 104 संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन पूछा ये जा रहा है कि वो आर्टिकल कौन सा था? तो आर्टिकल था 331, ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई भी सदस्य लोकसभा या फिर विधानसभा में नहीं नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति का उपबंध किया गया है। कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो यहाँ पर आर्टिकल ध्यान रखना है। आर्टिकल 338A, 37 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 39 नहीं होगा। कौन सा होगा? आर्टिकल 338 और 338 में दिया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति 338 में और अनुसूचित जनजाति आयोग कहाँ? 338A में। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके तहत राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? विधान परिषद, इससे पहले क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, तो मैंने बोला था विधान परिषद के बारे में फिर कभी देख लेंगे। तो विधान परिषद, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो विधान परिषद है, इसको समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो अब यहाँ पर विधान परिषद है कहाँ कहाँ? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहले साउथ के स्टेट देख लो कौन कौन से। टोटल यहाँ पर 6 स्टेट है, ये ध्यान रखना है। विधान परिषद केवल 6 स्टेट में है। वो 6 स्टेट को आपको याद होना चाहिए कि ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ पर विधान परिषद है। तो सबसे पहले क्या है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये साउथ के 3 स्टेट याद रखो। कौन कौन से साउथ के? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके बाद यूपी, बिहार एक साथ याद रखो, और लास्ट महाराष्ट्र। 3 कहाँ के हैं? 3 है ये साउथ के, साउथ इंडिया में है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यूपी बिहार एक साथ, और लास्ट क्या? महाराष्ट्र। तो इस तरीके से 6 विधान परिषद आपको याद रहने चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर विधान परिषद है और कहाँ पर नहीं है। लेकिन अब इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 169। इसमें ये बताया गया है अगर इसको हटाना है या इसको बनाना है, क्योंकि अभी और राज्यों में तो है नहीं। अगर और राज्यों में इसका सृजन करना है, बनाना है, तो किस आर्टिकल के तहत? 169 आर्टिकल के तहत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? कौन अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन बुलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अब ये कहाँ पर दिया गया है? तो आर्टिकल 108 याद रखना, प्रीवियस क्वेश्चन में अगर कम से कम नहीं तो फिर 5 बार तो आया ही होगा। 5 बार 108 के बारे में पूछा गया है, कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल एक साथ याद नहीं हो सकते, जैसे जैसे उन्हें पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके याद होते रहेंगे। तो दो सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन ये संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। आर्टिकल कौन सा है? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से जुड़ी नहीं है? पीवीएन राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति किससे जुड़ी है? पंचायत से। अशोक मेहता ये भी पंचायत से, एलएम सिंघवी ये भी पंचायत से। लेकिन जो पीवीएन राव है वो पंचायत से जुड़ी नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवीएन राव समिति, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक राजनीतिक दल को एक क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है यदि इसे राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4% वोट मिलते हैं, इसे राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट मिलते हैं, इसे राज्य में लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट मिलते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय दल के रूप में कब मान्यता मिलेगी? जब उसको 6% वोट मिलेंगे तब मान्यता मिलती है। तो ये ध्यान रखना है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 6% वोट अगर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, मतलब किसके द्वारा नामित किए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा। अध्यक्ष मतलब सभापति। तो किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नामित किए जाते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। पहला क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों का प्रतीक है। क्या ऐसा है? निरंतरता और परिवर्तन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक व्यवस्था के तत्व शामिल हैं, जैसे आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली। तो यहाँ पर क्या होगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? निरंतर और परिवर्तनशील। तो बिल्कुल निरंतरता भी है और परिवर्तनशील भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला वाला क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक व्यवस्था के तत्व शामिल है, जैसे आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली। इसी वजह से ये कैसी है? निरंतर और परिवर्तन है, यानी कि ये तीनों शैली शामिल है। तो इन्हीं तीनों शैली के शामिल होने की वजह से इसकी जो प्रकृति है वो कैसी हो जाती है? निरंतर और परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन के रूप में हो जाती है। तो दोनों यहाँ पर ये कथन भी ठीक है और इसकी जो व्याख्या है वो भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अभी तो सिर्फ संख्या पूछी है, परसेंट भी पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट होना चाहिए। तो अगर परसेंट में पूछा जाएगा तो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10% से कम नहीं होनी चाहिए। 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10% से कम नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रिपरिषद कहाँ पर? राज्यों में। अब अगर संख्या, डायरेक्ट संख्या पूछी जा रही है तो कितनी नहीं होनी चाहिए? 10, 12, 14, 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। मिनिमम 12 होने चाहिए, 10% से कम नहीं होना चाहिए और 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कानून ने लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले असाधारण शक्तियों की का कानूनी आधार प्राप्त हुआ था? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, मानसिक से रिलेटेड तो कुछ था ही नहीं। आपदा तो आई थी। शत्रु से रिलेटेड भी कुछ नहीं था। महामारी, हाँ महामारी तो फैली थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपदा और महामारी 2 और 4
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन करना है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2 और 4 यहीं पर दिया गया है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघीय कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य ही किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस नहीं, आइवर जेनिंग्स नहीं, एच के लास्की नहीं, केसी वार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। महाराजा हरि सिंह ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर की संप्रभु संविधान सभा द्वारा भारत में विलय की अनुमोदित जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था। पहले स्टेटमेंट क्या है? महाराजा हरि सिंह ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 26 अक्टूबर 1947 को। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की संप्रभु संविधान सभा द्वारा भारत में विलय की अनुमोदित किया 31 अक्टूबर 1951 को। जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, काल अनुक्रमिक। तो 1947, 1950, 51 और 57। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के संबंध में विशेष क्षेत्राधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। दोनों पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के संबंध में विशेष क्षेत्राधिकार है, नहीं था। अमेंडमेंट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, करेक्ट है। ए गलत है, आर सही है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आर्टिकल 43A, श्रमिकों की भागीदारी किसने? मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षा से अलग किया गया था और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखों की लेखा परीक्षा तक ही सीमित था? तो जो CAG होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उनको लेखांकन को लेखा परीक्षा से कब अलग किया गया था? तो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से उस सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए जिसमें भारत के निम्नलिखित राज्यों का निर्माण किया गया था। क्या पूछा जा रहा है? कुछ राज्य दिए गए हैं, पूछा ये जा रहा है कि ये राज्य कब राज्य बने थे, राज्यों का निर्माण किया गया था। तो आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पे सबसे पहले इस राज्य का गठन हुआ था। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, कब? 1956 में। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। हिमाचल प्रदेश 1971 में, हरियाणा 1966 में और सिक्किम 1976 में। अब इन्हें कैसे लगाना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि पहले क्या और बाद में क्या। तो सबसे पहले 1, फिर क्या आ जाएगा? 2, फिर क्या आ जाएगा? 3 और ये लास्ट आ जाएगा 76। तो क्या हो गया आंसर? 1 3 2, गलत ही लिख दिया मैंने तो। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और ये कौन सा हो गया? चौथा हो गया। तो 1 3 2 4 राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4। बी में दिख भी रहा है 1 3 2 4, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
भारत के संविधान के तहत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। बात सही है, राज्य अलग नहीं हो सकते। किससे? संघ से। सिर्फ अलगाव की वकालत करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण होगा। गलत है, अलगाव की वकालत का कोई भी अभिव्यक्ति नहीं है, अलगाव की वकालत नहीं कर सकते। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। और नीचे क्या पूछा जा रहा है? कथन सही पूछा जा रहा है, तो पहला वाला सही है। ए, भारत के संविधान के तहत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, ये बात सही है। और ये वकालत, अलगाव की वकालत, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, सीटों का आवंटन राज्यसभा की अनुसूची के दूसरे स्थान पर, और दल बदल विरोधी 10वीं स्थान पर। तो दल बदल 10वीं सेम साउंड है, ये राइट है। जनगणना संघ सूची का विषय है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य का है। सीटों का आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका? राज्यसभा की सीटों का कौन सा हो गया? डी। डी का मतलब क्या हो गया? 4। तो अनुसूची 4 में है ये। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? मिलान नहीं किया गया है। किसका सही मिलान नहीं किया गया? सी का सही मिलान नहीं किया गया, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।